हमारे प्रदेश के कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष आदरणीय करण मेहरा जी और हमारे प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष परम आदरणीय यशपाल अजय जी और जिनके लेखनी से लिख करके इस किताब को आज विमोचन हुआ है, ऐसे हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शेखावत जी और हमारे वरिष्ठ पत्रकारों में आदरणीय अग्निहोत्री जी, आदरणीय अपूर्व जोशी जी और ममता सिंह, हमारे सभी सम्मानित साथी और इस सभागार में उपस्थित इस उत्तराखंड की मैं समझता हूँ एक जो बहुत विचारवान लोग हैं वो सब इसमें उपस्थित हैं। जहां तक हरीश रावत जी के संबंध में कुछ कहा जाए, मैं समझता हूँ मुझ जैसे छोटे व्यक्ति को ये उचित नहीं होगा। मैं इतना कहना चाहूंगा, मैं अपने क्षेत्र में सामाजिक काम में लगा हुआ था, सामाजिक काम हम करते थे हमारे बड़े भाई साहब केदार सिंह गुजराल जी के साथ। 1980 में जब माननीय हरीश रावत जी कांग्रेस के उम्मीदवार बने पार्लियामेंट के, तो उस समय जयंती में पैदल ही आना पड़ता था होने से लगभग। तो हमारे जयंती में गोवर्धन तिवारी जी आए, उनके साथ जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे संजय पांडे जी, कई लोग थे। उन्होंने रात्रि विश्राम भी किया और उस समय उन्होंने हमारे बड़े भाई साहब पर इतना दबाव दिया कि आप कांग्रेस ज्वाइन कर लीजिए। बहुत रात भर उनकी चर्चा हुई। उन्होंने कहा नहीं, मैं मेरी विचारधारा कांग्रेस की है, मैं वोट कांग्रेस को देता हूँ, लेकिन मैं किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं बन सकता। तो सुबह जब मैं उन लोगों को चाय पानी दे रहा था, मैं ही उनकी व्यवस्था कर रहा था, तब गोवर्धन जी ने कहा आप तो नहीं आ रहे कांग्रेस में, अपने छोटे भाई को दे दें। उन्होंने साहब मुझसे भाई साहब ने कहा कि गोविंद आप जो है आज से कांग्रेस ज्वाइन करो, कांग्रेस के साथ काम करो। तो उस समय में कांग्रेस में ज्वाइन हुआ था जब माननीय हरीश रावत जी पार्लियामेंट का चुनाव कर रहे और तब से लगातार कई पदों पर रहा। लेकिन मैंने जितनी नजदीक से माननीय हरीश रावत जी के साथ काम भी किया, उनको देखा भी, उतनी नजदीक से मैं किसी दूसरे व्यक्ति के साथ नहीं चल पाया। और मैं मानता हूं राजनीतिक दृष्टि से कई उतार चढ़ाव आते हैं, कई लोग विरोधी भी हो जाते हैं, लेकिन माननीय हरीश रावत जी की सोच को मैं प्रणाम भी करता हूं। और उन्होंने जिस तरह से अपने राजनीतिक जीवन को जहां पर वह है वहां तक पहुंचाने का जो निर्णय किया, मैं समझता हूं बहुत कठिनाई के बाद हम पहुंचे। और उनके मन में, जैसा हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, विशेष रूप से इस उत्तराखंड को समझ करके इसके बारे में ही वो चिंतित रहते थे, चिंता करते भी। मुझे वो दिन याद है, एक बार मैं जब विधानसभा अध्यक्ष था, माननीय हरीश रावत जी और हम बैठे, तो ये चर्चा हुई कि हम स्कूल भी खोल दे रहे हैं, ITI पॉलिटेक्निक सब खोल दे रहे हैं पहाड़ में, लेकिन जब लड़के पढ़ लिख करके निकलेंगे तो फिर ये हमको गाली देंगे।
इनको रोजगार नहीं मिलेगा जो आज हो रहा है। तो हरीश राव जी ने कहा कि जो हमारा पहाड़ का शिल्प है, जिससे हमारे वहां के शिल्पकार लोग भी जाने जाते हैं, उसको लेकर के उससे मुझे कहा कि आप एक बहुत प्रोजेक्ट तैयार करो और पैसे की चिंता मत करो, पैसा लाने का देने का काम मेरा है। तो मैं विधानसभा अध्यक्ष था, मैंने कुछ सचिवों से बात करी, चीफ सेक्रेटरी से बात करी, राकेश शर्मा जी उस पर चीफ सेक्रेटरी थे। मैंने कहा कि मुझे 4-5 ऐसे एक्सपर्ट दीजिए पूरे देश के अंदर से, जो इस योजना को कैसे हम बनाए, क्या उसको प्रारूप दें, उसकी रूपरेखा बना करके दे सकते। तो उन्होंने 5 लोग ऐसे छांटे देश के, जो उनकी बात राव जी को मालूम नहीं है। देहरादून में रहे 15 दिन, उनका खर्चा हमने वहन किया विधानसभा में, और उन्होंने इतनी मोटी किताब हरिप्रसाद टंडा पारंपरिक शिल्प उद्यम संस्थान को लेकर के बनाई, और उसमें साफ था कि विभिन्न छोटे उद्योगों के माध्यम से उसी संस्थान में 10,000 आदमी को रोजगार मिलेगा, परमानेंट रोजगार मिलेगा। उसके अलावा जो गांव में ट्रेनिंग लेंगे, अच्छा माल ले जाएंगे, घर से बना के लाएंगे, वो रोजगार अलग। ये मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि इस तरह की सोच रखने वाला व्यक्ति बहुत कम आपको मिलेगा, और आज के समाज में तो है ही नहीं, मेरे आप कह सकता हूं। और उसके बाद इन्होंने सोनिया जी से उसका शिलान्यास भी करवाया, धुड़ावांझ में जब कार्यक्रम था, और 5 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश निर्माण निगम को उस योजना की प्रशासनिक इकाई जो ऑफिस वगैरह होता है उसके भवन बनाने के लिए दिए। लैंड ट्रांसफर हो गई, पानी आ गया, सड़क बन गई, यहाँ तक कि जो वहाँ उद्यान विभाग की जमीन थी वो ट्रांसफर हो गई थी उस संस्थान के नाम। उद्यान विभाग के कुछ छोटे उसमें कमरे हमारे बने हुए थे, उसके अंदर ट्रेनिंग भी प्रारंभ कर दी गई। लेकिन दुर्भाग्य यह हुआ, उसके बाद सरकार नहीं आई, और आज वो संस्थान जो करके पड़ा हुआ है। मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि इस तरह की सोच किसी दूसरे की नहीं हो सकती। आज पहाड़ का पलायन मैं समझता हूं चरम पर पहुंच गया है। जब हमारी बात होती थी रावत जी से, रावत जी ने खुद कहा कि एक ही बात पर पलायन हो सकता है। उन्होंने कहा था कि लोगों की आदत हो गई है शहरों में जाने की, वहां बच्चों को पढ़ाने की। अगर हम नए शहर बसा दें, कुछ बड़े ब्लॉकों में शहर बसा दें, और जो गांव से आदमी शहर में आना चाहता है, अल्मोड़ी में मकान बनाना चाहता है, उसको हम वहां पर बसाएं। उसके लिए हम वहां पर जमीन लेकर के लेआउट कर करके कुछ भवन भी निर्माण कर दें, और कुछ हॉटस्पॉट जो खुद बनाएगा, पानी की, बिजली की, स्कूलों की, अस्पताल की व्यवस्था कर दें, बैंक खोल दें, तो शहर धीरे धीरे बसेगा, तो हमारा पहाड़ की जो आबादी है वो नहीं हो। उसको भी प्रारंभ करने की योजना बनी थी, लेकिन इन कामों में समय की आवश्यकता होती है, और समय उनको ज्यादा नहीं मिला। मैंने तो दृश्य भी देखा है कि बहुना जी जब मुख्यमंत्री बने, उस समय का दृश्य कोई रावत जी की कोठी की देखता तो लगता कि पूरा उत्तराखंड के लोग, हमारे युवा लोग, राजनीतिक लोग वहां जिस तरह से रो रहे थे, जिस तरह से हल्ला मचा रहे थे, वो दृश्य अपने आप में देखने लायक है।
जितनी मेहनत उस समय सरकार को लाने के लिए माननीय हरीश रावत जी ने की होगी वो सबको मालूम है। उस समय इन्होंने धैर्य रख करके, बहुत से लोगों ने कहा, बल्कि मैं वहां था इनकी कोठी में दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता आ गए कि आप शपथ ले लो, मुख्यमंत्री की हमारी जिम्मेदारी है कि हम पूरा बहुमत आपको देते हैं। तो इन्होंने उसको नकारा। 2002 में जब सरकार बनी थी उस समय आप जो है अध्यक्ष के उत्तराखंड के, मेरे ख्याल से साल भर पहले या 1.5 साल पहले दिल्ली से आपको भेज दिया था, राज्य नहीं बना था, हमारी इकाई खुल गई थी। इन्होंने जितना काम किया संगठन को मजबूत करने का, तो उस समय सरकार आई। सरकार आने से पहले इन्होंने 2 काम किए थे। एक जो राजीव भवन बना हुआ है, राजीव जी की मूर्ति लगी है, उसका अनावरण करना था और उस भवन का उद्घाटन भी करना था। बहुत चर्चा हुई। इन्होंने कहा हमारे उत्तराखंड के, हमारे पहाड़ के, पूरे देश के नेता माननीय तिवारी जी है, उनके हाथ से। तिवारी जी राजनीति में उस पर बिल्कुल शून्य के स्तर पर थे। उनको ला करके भव्य समारोह करके उनके हाथ से उद्घाटन कराया गया। उसके बाद एक बड़ी मीटिंग फिर हरिद्वार में हुई थी। ये इनके विचार होते थे और ये इन्होंने किया भी है, सबको मालूम है। लेकिन राजनीतिक उठापटक के कारण बहुत बड़ा नुकसान भी हरीश रावत जी को उठाना पड़ा और उनको इस पहाड़ के गाड़ गदेरों की, हर गांव की, हर जगह की जो जानकारी है, उतनी जानकारी मैं समझता हूँ वहां रहने वाला आज का 25-30 साल का युवा नहीं जान सकता। बोली भाषा से लेके, रहन सहन से लेके, उनके पहनावे से लेकर के उनके गाड़ गदेरों में क्या कहां पर होता है, एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। इन्होंने अपने कार्यकाल में मडवे की बात कही। मैं विधानसभा अध्यक्ष था, खूब चर्चा में आया। हमारे कांग्रेस के कई लोगों ने मुझसे कहा, विपक्ष तो उसमें टीका टिप्पणी कर ही रहा था, हमारे कांग्रेस के नेताओं ने भी मुझसे आकर के कहा कहाँ हरीश रावत जी मडवे की बात करते हैं। आज मनुष्य जो है 4 पर चला गया है और हरीश रावत जी को क्या हो गया, वो मडवे की बात करते हैं। तमाम जितनी चीजें थी आप लगा लीजिए जो यहाँ पैदा हो सकती थी, उन सबको आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन फिर दुर्भाग्य यह है उसको विपक्ष ने छीन करके खुद वो उसके आज प्रचारक हो गए। ये कमी हम लोगों के अंदर होती है जो अच्छी चीज को पकड़ करके उसको प्रचारित नहीं करते। इस तरह के कई उदाहरण हैं माननीय रावत जी के और उनको समझने की आवश्यकता है। और मैं तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ उनको, धन्यवाद भी उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जो किताब उन्होंने लिखी है वो निश्चित रूप से देश के आने वाली जो पीढ़ी है, जो हमारे बाहर भी बसे हैं उत्तराखंडी लोग, उन सबको इस पुस्तक को पढ़ करके इस उत्तराखंड का जो स्वरूप है उसकी जानकारी मिलेगी। और उसके लिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ माननीय हरीश रावत जी को बहुत अधिक याद करने की कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और जय हिंद, जय भारत।